क्या है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और किसने की विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की परिकल्पना? विक्रमादित्य वैदिक ऐप में क्या है खास और कब हो रहा है इसका लोकार्पण? विक्रमोत्सव शिवार्चन से चर्चा में महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्री राम तिवारी ने इसकी विस्तृत जानकारी दी। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी एक तो करीब 5-6 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी परिकल्पना की कि इस तरह का कुछ कार्य होना चाहिए जो भारतीय कालगणना का जो दुनिया की सबसे ज़्यादा अचूक, विश्वसनीय और प्रामाणिक पद्धति रही है, उसकी पुनर्स्थापना होना चाहिए। क्योंकि इस बात को हमको ध्यान देना ज़रूरी है कि लगभग आज से वर्ष 1884 में लगभग 141 बरस हो गए इस बात को, जब फ्रांस ने और उसके ठीक साथ में या बाद में इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने भारतीय कालगणना की जो परंपरा है, उसकी जो पद्धति है, उसको ध्वस्त करते हुए, उसको उपेक्षा के अंधेरे में धकेलते हुए ग्रीनविच और तमाम जो पद्धतियां हैं, मेरोडियन जो भी है, उसमें उन्होंने करने की कोशिश की और उसके साथ साथ मैकेनिकल घड़ियां भी उस वक्त इंट्रोड्यूस की। और यह जो दुर्लभ संधि है, तो 141 साल किसी राष्ट्र की या दुनिया की ज़िंदगी में कोई बड़े समय नहीं है, लेकिन तमाम स्तरों पर उन्होंने हमारी जो जिसको मेमोरी हम कहें, उसको एक तरह से वॉश आउट करने का काम किया अलग अलग स्तरों पर। वो सब भारत विखंडन का ही एक सिलसिला था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विचार है, जो लक्ष्य है कि भारतीय ज्ञान परंपरा, कालगणना, विक्रम संवत, विक्रमादित्य, ये सारी जो चीज़ें हैं और भारतवर्ष की जो पहचान है, उसको हम एक तरह से पुनर्स्थापित करने का काम करें। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि विगत 29 फरवरी को 2024 को माननीय प्रधानमंत्री ने उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का जो टावर है, उसकी स्थापना की, उसका लोकार्पण किया। और उसमें भी ये जानना अच्छा लगेगा कि तब मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मंत्री होते थे, लेकिन उनका जो लगन है कालगणना को लेकर, विक्रमादित्य को लेकर, उज्जैन को लेकर, बाबा महाकाल को लेकर, तो उन्होंने अपने मद से, उनका जो कोष होता होगा, उससे करीबन 1,65,00,000 रुपये, ऐसा कुछ एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने अपने कोष से उसको उपलब्ध कराया और जिसमें नगर निगम ने उस टावर को बनवाया। इसके अलावा आरोह श्रीवास्तव हैं जो एक अन्वेषण करता है और उन्होंने अन्वेषण का एक आरंभिक स्टेज में कुछ काम किया था, लेकिन वे उनकी सुनवाई के लिए, जैसे कि हमारे देश में जो गंभीर काम करने वाले लोग हैं उसकी सुनवाई और तवज्जो थोड़ी कम ही होती है, तो वो भी उस तरह से भटक ही रहे थे। वो खुद ही बताते हैं कि सब वो ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए साइकिल से निकल गए, बहुत सारा काम किया, लेकिन अलग अलग लोगों से अप्रोच करने के बावजूद ढाक के 3 पाती थे। तो फिर वो माननीय मुख्यमंत्री से, मतलब जो डॉक्टर मोहन यादव जो उच्च शिक्षा मंत्री थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद चीज़ों को थोड़ा बेहतर स्वरूप में आने लगे। ये भी उल्लेख ज़रूरी है कि वैदिक घड़ी पर काम करने वाले, अन्वेषण करने वाले आरोह श्रीवास्तव अकेले नहीं हैं। विनायक बेडेकर भी हैं, कुछ और लोग भी हैं जो काम कर रहे थे, लेकिन ये संयोग की बात है कि आरोह श्रीवास्तव ने उसकी लीड ली और उन्होंने सबसे पहले उसको करके दिखाया। तो वैदिक घड़ी में जो यदि नए नए आयाम यदि जुड़ना है, जो तकनीकी और ज्ञान के जो तमाम नई जानकारी यदि होगी और उसको समाहित करने योग्य होगा, तो हम इस वैदिक घड़ी में लगातार जोड़ते रहें। क्योंकि कालगणना का विषय हो या समय को पहचानने की बात हो, तो लगातार हमको उसमें सुधार करने के लिए तैयार रहना चाहिए और हम उसके लिए तैयार भी हैं। वैदिक घड़ी का टावर पर तो हमने शुरू किया उसको, लेकिन उसके साथ साथ एक
चैलेंज हम लोगों के साथ था कि जैसे हम इंटरनेट है या बिजली की सप्लाई है या कुछ और भी चीज़ें हैं, कई बार वो मौसम उस पर असर डालता है, कई बार इंटरनेट यदि लगातार नहीं मिल रहा है तो उसके कारण फिर वो बाधित होता है, और एक एक दो दो तीन तीन बैकअप लाइन के बावजूद होता है। तो जनरेटर हो या इन्वर्टर सेट्स हो, उसके बावजूद हम कुछ समय समय पे कुछ परेशानी आती रही। तो फिर ये विचार किया कि हम इसको चिप के साथ यदि और जो नई टेक्नोलॉजी है उसको हम करें। तो एक तो वो हमने काम किया। दूसरा, वैदिक घड़ी वाला जो विषय है कि उसकी ज़रूरत क्यों है, तो सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि भारतीय कालगणना की परंपरा को हम पहचान करें, और उज्जैन से ही क्यों, तो दोनों बातों का जो जवाब जो मुझे समझ में आता है कि एक तो उज्जैन सृष्टि के आरंभ से ही माना जाता है कि वो पृथ्वी पर अवस्थित है, और महाकाल जिन्होंने सृष्टि को ही रचा है, तो सृष्टि के आविर्भाव के साथ साथ महाकाल भी अनंत समय से, अनादि समय से उज्जैन में विराजित हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। और महाकाल से बढ़कर काल का परिगणना का, मापन का कोई दूसरा सोर्स है ही नहीं। तो ये हमारा सौभाग्य कि हम ऐसे शहर से आते हैं जहाँ पर महाकाल का भी आशीर्वाद है, कालगणना की लंबी परंपरा रही है, और इसमें चाहे वराहमिहिर हों, ब्रह्मगुप्त हों, भास्कराचार्य हों, ऐसे कई जो विद्वान हैं, तो उन्होंने इसको लेकर, कालगणना को लेकर काम किया है। और वराहमिहिर जिनको श्रेय जाता है कि न केवल उज्जैन में बल्कि दिल्ली में, मेहरुली में, अफ़गानिस्तान में, ईरान में और कुछ और जगह उन्होंने वेधशालाओं का निर्माण किया। उसी वेधशालाओं को बाद में जो राजा जयसिंह ने देश के 5 शहरों में वेधशालाओं की फिर से स्थापना की, तो उसमें उज्जैन भी है, मथुरा भी है, जयपुर भी है, दिल्ली भी है। तो इस तरह से उन्होंने भी काम किया। तो एक तो वैदिक घड़ी के समय इन सब जो हमारे खगोल गणना के महान और उल्लेखनीय विद्वान हैं उनको याद करना चाहिए ही, क्योंकि एक लंबी परंपरा है कालगणना की, भारतीय ज्ञान परंपरा की, जो सतत प्रवाहित है। उसमें से आज हम 2024 और 25 में कुछ उसमें से एक लोटा जल लेके कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। कर लिया ये अंतिम नहीं है, ऐसा हमारा मानना है, लेकिन इसको हम लगातार परिमार्जन करने का प्रयास करते रहेंगे। कालगणना का जो आधार है वो, जैसा मैंने कहा कि भाई उज्जैन है, विक्रमादित्य है, विक्रम पंचांग है। दूसरा, इसकी घड़ी की जो मापन की जो पद्धति है और जो सिद्धांत का जो उपयोग किया गया है वो डोंगला में, जो कि आज की तारीख में एक वैज्ञानिक खगोल विज्ञान के अनुसंधान का एक बड़ा केंद्र के रूप में वो विकसित हो रहा है। और वहीं पर यह कि नैसर्गिक रूप से कर्क रेखा का जो शिफ्ट हुआ है पिछले तमाम वर्षों में 2000-5 हज़ार सालों के भीतर, तो वो डोंगला से वो कर्क रेखा गुजरी, ऐसा जानकारी मिलती है। तो उसकी जो मापन की पद्धति है वो वैदिक काल, ये जो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है उसमें उसको हमने आधार बनाने का प्रयास किया है। फिर काल गणना का जो विषय है, तो इसमें एक तो जिससे पहली हमको जो जानकारी मिलती है, जिसको अब दुनिया सिद्ध करने, सत्यापित करने का प्रयास कर रही है, जिसे हमारे यहाँ सृष्टियाब्द के रूप में सृष्टि का जो आरंभ हुआ तो लगभग 1,95,98,00,000 और तमाम वर्ष व्यतीत हुए हैं। लोग इसको मानते नहीं थे, लेकिन जैसा कि मैं जानता हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि अब ये भारतीय ज्ञान परंपरा के उदय का, पुनर्स्थापन का समय है। तो ये संयोग की बात है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी ने ये जानकारी देने का अन्वेषण के बाद, अनुसंधान के बाद, कि दुनिया केवल 450 करोड़ साल पहले से अस्तित्व में आना शुरू हुई पृथ्वी। उसके पहले वो समुद्र की सतह, समुद्र में थी, और 310 करोड़ साल पहले सिंहभूम झारखंड का जो इलाका है वहाँ पर वो पहली बार पृथ्वी का सतह जो है भूगर्भिक जो परिवर्तन हुए होंगे उस समय उभर कर आई। यही हमारी
पुराने इतिहास में जो है हमको जानकारी मिलती है। दशावतार की बात है, हम तमाम तरह से हम उसको करें, लेकिन तब तक लोग उसको कपोल कल्पना मार रहे थे। पर जब अब पश्चिम जब कहने लगा तो हमको लगा कि हाँ ये ठीक बात है। उसके साथ साथ जैसे सृष्टियाब्द की मैंने जब बात की तो लगभग 1,95,58,00,000 साल आदि हो गए हैं। तो अभी ब्रिटेन की जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने, और जिसका जानकारी का जो है शोध का आलेख जो है नेचर पत्रिका में छपा है, तो उसमें भी वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सब 2 अरब साल हो गए हैं। तो एग्जैक्ट फिगर हम लोग निकाल के दे रहे हैं, हो सकता है कि 2-4 साल 10-5 लाख या 2-4 हज़ार साल जो है आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन एक विश्व की ज़िंदगी में उनकी गणना की जो इतने 2 अरब साल में 2-4 साल का कोई फ़र्क पड़ता नहीं। लेकिन अभी तो जो एग्जैक्ट फिगर जो दिया गया है हमारे यहाँ से भारतीय जो खगोलविदों ने, दुनिया अंत में मेरा विश्वास है कि उसी पर आकर ठहरेगी। तीसरा, कालगणना का जो है कि तमाम माने मोटी से मोटी जो इकाइयाँ हैं, युगों के रूप में, कल्प के रूप में, सहस्त्राब्दी के रूप में, वो सब तो उसमें परिगणना में आता ही है। जैसे अब कल्प की हम बात करें तो इस पृथ्वी को 84 कल्प व्यतीत हुए हैं ऐसा माना जाता है। जैसे उज्जैन में परंपरा है, 84 महादेव की परंपरा है, तो हर कल्प में एक महादेव। लेकिन अब कल्प का ही जो है कालगणना के हिसाब से हम ये देखेंगे तो ब्रह्मा का 1 दिन और 1 रात मिला के 2 कल्प हुए। तो इस तरह से वो काल का जो विभाजन होता चलता है। बहुत विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें शताब्दियाँ भी हैं, सहस्राब्दियाँ भी हैं, और वर्ष भी है, मास भी हैं, मुहूर्त भी हैं, घटिया भी हैं, काष्ठा भी है, त्रुटि भी है। तो त्रुटि लगभग सामान्यतः सबसे छोटी इकाई के रूप में जानकारी मिलती है। तो वैदिक घड़ी में इन सारी चीज़ों का भी समावेश करने का प्रयास किया गया जो कि पंचांग में किया जाता है। विक्रमादित्य वो शख्सियत हैं, वो शौर्य पुरुष हैं जिन्होंने भारत के गौरव की रक्षा का काम किया, और लगभग पहले स्वाधीनता सेनानी माना जाना चाहिए उनको, जिन्होंने निर्णायक रूप से विदेशी आक्रांताओं को निर्णायक रूप से पराजित करके जिस धरा भूमि से वो आए थे वहाँ पर उनको छोड़ कर आए। ऐसे उदाहरण भी हमको देश में कभी मिलते हैं। तो उन्होंने किया, और उसके साथ साथ वराहमिहिर जो उनके रत्नों में भी शुमार किए जाते हैं, और वो देश और दुनिया के तत्समय सबसे बड़े खगोलविद और ज्योतिषाचार्य थे। तो उन्होंने विक्रम संवत की कल्पना की। पहले आरंभ में ये कृत संवत के नाम से, बाद में मालव संवत के नाम से, और फिर बाद विक्रम संवत के नाम से। हमारे यहाँ जो परंपरा है, भारतीय परंपरा, उसमें ऐसा नहीं कि आप सत्ता की कुर्सी पर बैठ गए तो आप संवत चालू कर देंगे, या किसी के हैप्पी बर्थडे है जैसे कि ईसा मसीह का था, और जो दूसरे संवत की जानकारी मिलती है, सन की जानकारी मिलती है। तो यहाँ तो यह कि आपने राज्य को, देश को विदेशी आक्रांतों से बचाया, ये तो एक ठीक अच्छी बात है। इसके साथ साथ उन्होंने पराधीनता के दौर में जो समाज है, देश की जो स्थिति थी वो बहुत बिगड़ी, व्यापारियों और उद्यमों की स्थिति बहुत ख़राब हुई, कर्जदार वो हो गए और समाज भी हुआ। तो विक्रमादित्य ने अपने निजी कोष से समाज को और व्यापारियों को न ऋण किया, बल्कि नया व्यापार व्यवसाय करने के लिए भी अलग से धनराशि भी उनने अपने व्यक्तिगत कोष से उपलब्ध कराई। तो ये दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं। तो उस वक्त जब ये सिलसिला चालू हुआ तब भी उन्होंने कहा कि विक्रम संवत, माने उनके नाम से कोई विक्रम संवत शुरू किया जाए, क्योंकि संयोग से घटना जो है वर्ष प्रतिपदा के दिन घटी है। तो पहले, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि पहले यह कृत संवत के नाम से, कृत का संबंध जो है महादेव से, महाकाल से जुड़ता है। उसके बाद मालव संवत के नाम से, क्योंकि वही समय था जब मालव जनजाति के जो लोग हैं वो
कुछ मालवा से, जो बाद में नाम मालवा पड़ा, मालवा से पंजाब की ओर जा रहे हैं, और कुछ वहाँ से मालवा से सिकंदर के साथ जब संघर्ष हुआ तो पंजाब का जो परिक्षेत्र है, व्यास और सतलुज के जो स्थान है, वहाँ पर मालवा के जो लोग हैं उन्होंने भी अपनी सिकंदर से संघर्ष किया, परेशान हुए, बहुत सारे लोगों को सेक्रीफाइस हुआ। और उसके बाद उसके साथ मतलब पंजाब मालवा में तो जानकारी, पंजाब में भी मालवा है, वहाँ की जानकारी मिलती है, और वहाँ से जो मालवा के जो लोग होंगे वो यहाँ भी रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि सब उत्तर से दक्षिण की तरफ वो फैले हैं। मालवा से, उज्जैन से, मध्य प्रदेश से भी वो लोग राजस्थान और गुजरात और पंजाब की तरफ, तो ये माइग्रेशन जो है वो दोनों तरह से चलता रहा। दूसरा तो विक्रमादित्य जो हैं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जो कि देवी चरित्र हैं, तो इनके लोक ख्याति के बाद, मतलब वो तो है ही, और उनसे तुलना करने का या उनसे तुलना का कोई भी शख्स या मनुष्य नहीं हो सकता है। लेकिन अब जो ज्ञात इतिहास है कि पिछले 2500 साल में विक्रमादित्य की जो कीर्ति है, तो आप उनके बारे में न केवल उज्जैन में, न केवल मालवा में, बल्कि मुल्तान पाकिस्तान तक, उसके बाहर तक, चाइना हो, श्रीलंका हो, असम हो, तमाम जगह उनकी लोक कथाएँ की और सब जानकारी मिलती है। सिंहासन बत्तीसी के मामले में, वेताल पच्चीसी को लेकर, शुक सप्तती को लेकर, तो ऐसी अद्भुत जो हमारे पास राजपुरुष की, और न केवल वो राजा हैं बल्कि उनके जो सभासद हैं वो भी एक से एक बढ़कर अपने अपने क्षेत्रों के विद्वान हैं, विषय के विशेषज्ञ हों, चाहे वो वराहमिहिर हों, वररुचि हों, अमर सिंह हों, घटखरपर हों, शंकु हों, तो कालिदास हों। हम सब जानते हैं कि उनका विश्व साहित्य में भी अनुपम स्थान है। तो दूसरा मूलदेव है उनके साथ, जिसको हम लोग आज की भाषा में कहें तो धूर्त शिरोमणि हैं। आचार्य व्याडी हैं जो कियमियागर या रासायनिक के रूप में उनकी बड़ी ख्याति है, और अलबुरी उनका जिक्र करता है, और ये सब भी हैं। इसके तो ऐसी जो ज्ञान परंपरा की, जैसे वेताल भट्ट हैं, तो जिनको विक्रम और बेताल के रूप से मान लिया गया कि वो वेताल जो है वो कुछ अतीन्द्रिय शक्तियों का मालिक होगा, तो वो नहीं, वो विद्वान है, और वो एक तरह से साहित्य की रचना के साथ साथ वेताल पंचविंशति का उस समय उनकी जानकारी मिलती है, पर उसके साथ साथ वो राज्य की सुरक्षा का भी सलाहकार है, और उसकी जो वंश परंपरा है वो विक्रमादित्य के पहले से है, वो उनके पिता गर्दविल के साथ भी रहे। अब जो आपका जो सवाल है, तो ऐसे शख्स के नाम से जिनने कालगणना और सबको लेकर काम किया है, और देश और दुनिया में कालगणना, वैदिक पद्धति को देश और दुनिया में पहुंचाने का काम किया है। जैसा मैंने कहा कि ईरान में है, अफ़गानिस्तान में हो, मेहरौली में हो, तो ये प्रेरणा किसकी है? वराहमिहिर काम तो कर रहे हैं, लेकिन प्रेरणा जो है उनकी है। और विक्रमादित्य वो शख्सियत हैं जिन्होंने, जो आपका जो राम मंदिर है जिसकी अभी पुनर्स्थापना हुई है, तो विक्रमादित्य को ही श्रेय जाता है कि उन्होंने विलुप्त हो गई अयोध्या को फिर से खोजा। वहाँ के जो मंदिर हैं, तो 240 मंदिरों का निर्माण और 60 पुराने मंदिरों का पुनर्निर्माण का कार्य किया। तो वहीं पर उन्होंने श्री राम जी का मंदिर फिर से बनवाया था, जो पहले कभी रहा होगा, और काल के प्रभाव में वो ध्वस्त हुआ, जो भी कुछ हुआ, तो उसको किया। जिसके बाद हमको जानकारी मिलती है कि बाबर के सेनापति मीर बाकी ने उसको ध्वस्त किया, और बाद में फिर आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। और ये सारी जो बातें हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और फाइंडिंग का हिस्सा है, तो अपने मन से हम लोग कोई बात नहीं कर रहे। तो ऐसी शख्सियत, उज्जैन में महाकाल की परंपरा है, कालगणना की परंपरा है, और उस कालगणना की परंपरा को जो विस्तार दे रहा है आदमी, और विक्रम संवत जिसके नाम से प्रसारित और प्रवर्तित है, उन्हीं के नाम से विक्रम वैदिक घड़ी का नाम न रखें तो किसके नाम से रखें?
तो ये माननीय मुख्यमंत्री का ये विचार था कि विक्रमादित्य के नाम से करना चाहिए, क्योंकि विक्रमादित्य है, महाकाल है, उज्जैन है, ये सब आपस में अनन्य रूप से जुड़े हुए हैं। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की जर्नी के बारे में मैंने बात की कि हमने बिल्कुल साधारण तरीके से शुरू किया, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। पहले भी चैलेंज थे कि इसको मैकेनिकल रूप में आप कैसे कर सकते हैं, फिर ये पता चला कि मैकेनिकल करने की स्थिति में आप हो ही नहीं, क्योंकि जो आपकी जो पद्धति है, पंचांग की इतनी सारी जो जानकारी है, वो घंटे और मिनट और सेकंड में आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी में जैसे पंचांग में, विक्रम पंचांग में या और जो दूसरे पंचांग है, उसमें जो तमाम जो हैं शुभाशुभ मुहूर्त भी हैं, जो 24 घंटे में जो मुहूर्त हैं, अभिजित मुहूर्त हैं या राहु काल है, तमाम सारी जो जानकारी मिलती है, और 100 साल पहले क्या हुआ और 500 साल बाद क्या होना है, वो जानकारी भी आपको उससे आप गणना करके आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे बिखरे हुए या बहुत विस्तारित जो ज्ञान का फलक है, उसको मैकेनिकल रूप से करना संभव नहीं था, इसलिए हम फिर डिजिटल फॉर्मेट की तरफ किया, जो आरोह श्रीवास्तव ने जो काम किया। अब पहला प्रयोग हमने किया टावर पर वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित करके, उसकी अपनी सीमाएं थी। तो स्थापित होने के बाद हमको समझ में आया कि अच्छा इस इंटरनेट की प्रॉब्लम आने वाली है। फिर यह था कि आप देश भर में टावर, कितने टावर लगा लें, कितनी घड़ियाँ भेज सकेंगे। तो दूसरा विचार जो आया माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान कि ये दीवार की घड़ियों के रूप में भी होना चाहिए, हाथ की घड़ियों के रूप में भी होना चाहिए, और मोबाइल ऐप के रूप में भी होना चाहिए। तो आजकल तो चूँकि टेक्नोलॉजी ने इतना विस्तार किया हुआ है, तो अब जैसे एप्पल की या जो दूसरी सारी घड़ियां हैं जिसमें हम बहुत सारा समय देख सकते हैं, और कुछ सूचनाएं उन्होंने जोड़ना शुरू भी किया है। अब केवल आपको घंटे, मिनट और सेकंड के साथ साथ कुछ जानकारी और भी मिल जाती है, तारीख की भी देते हैं, कुछ और भी देते होंगे। बल्कि ये भी कि साहब कैलिफोर्निया में क्या टाइम हो रहा होगा, फलाना क्या हो रहा है, तो इस तरह का वो चलता है। लेकिन वो वहाँ क्या समय है, उसका जो गैप है उसको वो फुलफ़िल नहीं कर पाते। तो ऐप के रूप में हमने उसको, क्योंकि काल का जो समय, काल गणना का जो विषय है वो यूनिवर्सल है, और जो संकल्प है कि जो 1884 में भारतीय काल गणना की पद्धति को जिस तरह से ध्वस्त करने का काम पश्चिम ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने जो किया है हमारे पराधीनता के दौर में, हम उसको ठीक से पुनर्स्थापित करें। तो ये अच्छी बात है कि हम एक ही वक्त में कैलिफोर्निया में हों, हम जापान में हों, टोक्यो में हों, श्रीलंका में हों, इंडोनेशिया में हों, जमैका में हों, चाड में हों, सूरीनाम में हों, तो हमको यदि वो समय देखना है तो वहाँ के सूर्योदय के हिसाब से वो सिंक्रोनाइज होकर आपको जानकारी मिल जाएगी। और लगभग 189 भाषाओं में, 189 जो भाषाएं हैं, इससे ज़्यादा होंगी, लेकिन कम से कम जो प्रमुख भाषाएं हैं वो हैं। तो उसमें एक तो भारत की सारी प्रमुख भाषाएं, लगभग सभी भाषाएं, चाहे वो मराठी हो, मलयालम हो, संस्कृत हो, असमिया हो, बंगला हो, पंजाबी हो, कश्मीरी हो, तो ऐसे तमिल है, तेलुगु है, तो इन सब भी हम का उड़िया है। तो इसमें तो आपको विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के अनुसार काल गणना की जानकारी आपको मिलेगी ही। इसके साथ साथ जो प्रयास किया है कि दुनिया की जो और तमाम जो प्रतिष्ठित भाषाएं हैं, अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी है, इटालियन है, स्पेनिश, ये तो हैं ही। इसके साथ साथ जैसे मैंडोरिन है, चाइना की जो प्रमुख भाषा है, जापान की जो भाषा है, कोरिया की है, और इसके साथ साथ क्योंकि कुछ नाम मेरे को देखना भी पड़ेंगे, अब जैसे कोरियन, फ्रेंच, ये सब तो ठीक है। अब जैसे यूक्रेनियन है, जो आज दुनिया सोवियत रूस और यूक्रेन आपस में संघर्ष कर रहे हैं, वो तो अपनी जगह है, लेकिन उनकी भाषाओं में चाहे रशियन हो चाहे यूक्रेनियन हो, तो कालगणना की जानकारी वहाँ भी मिलेगी आपको। ठीक इस तरह से इज़राइल है, तो हम हिब्रू में भी दे रहे हैं जानकारी। तो हिब्रू को जैसे कि आज की तारीख में ब्राह्मी को और पाली को और हम लोग भूल से गए हैं, तो हिब्रू को भी हमने दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं में से वो भी है, तो हम उसको भूल गए, तो उसमें भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अब जैसे कुर्दिश है, लग्जमबरिश है, ये जो है जुलू है, गैलिशियन है, फिनिश है, आयरिश है,
तो मलय है, ऐसे तमाम जो कजाक है, जॉर्जियन है, तो वो हैं और दुनिया भर में। हाँ, तो पर्शियन में भी हो, पाकिस्तान की तो अलग से कोई भाषा नहीं, तो उर्दू है या जो भी इस्तेमाल वो करते हैं वहाँ भी हो, बांग्लादेश है तो वहाँ भी हो। तो दुनिया भर में हमको अपनी ज्ञान परंपरा का विस्तार करने का अधिकार है कि जो हमसे जो छुड़ा लिया गया, लूट लिया गया, तो हम वो करेंगे। और दुनिया को जो हमारी जो भारत की जो ज्ञान परंपरा की जो गरिमा है और जो यूनिकनेस है, उससे उनको परिचित कराना। और जैसे हम मानते हैं कि भाई महाकाल हैं या भारतीय ज्ञान परंपरा है, तो हम उससे कृतज्ञ हैं, हमारी जो ऋषि परंपरा, हम उससे कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमको यहाँ इस तरह से विकास किया। हम भी वहाँ पहुँचाना चाहते हैं कि, और आपको आप आश्चर्य करेंगे कि जो ऋषि वैज्ञानिकों की जो हमारे यहाँ जो काम हुआ है, उसको नासा और दूसरी तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, काम वो उसी के आधार पर कर रहे हैं। कई बार श्रेय बहुत सीमा में मिलता है। तो हिंदुस्तान में जो काम हुए हैं उसकी जानकारी वैश्विक फलक पर जाना चाहिए और सम्मान के साथ जाना चाहिए, ये हमारा कोशिश। सामान्यतः हमारे पास हाथ की घड़ी भी उपलब्ध है, दीवार घड़ी भी है, मोबाइल पर भी मिल जाता है, आपके पास टीवी में भी आप ऐप को अपलोड कर सकते हो, यूट्यूब, कई तरह के उसमें फॉर्मेट्स हैं। तो जितने संभवतम प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हमारा भाव ये है कि जिस भी तरह से हम, यदि हमको लग रहा है कि हमको टावर की स्थापना करना है तो हम वो भी काम करेंगे, और जहाँ मंदिरों में जाना है वहाँ जाएंगे, या माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वो प्रधानमंत्री आवास पर, कार्यालय पर वहाँ लगाएं, संसद में लगाने की अनुमति दें। बल्कि उन्होंने ये अनुरोध भी किया है कि जो विदेशी जो दूतावास के लोग हैं या राष्ट्र प्रमुख हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री यदि उसको ठीक समझते हैं तो उनको भी वो घड़ी जो है हम भेंट करेंगे, ताकि उसकी प्रतिष्ठा अलग अलग तरीके से हो। कोशिश करेंगे कि जितने ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ हम करें स्थापित, राम मंदिर वहाँ भी करें, और हमारे प्रयास चल ही रहे हैं, बातचीत भी चल रही है। विचार यही है कि जहाँ जहाँ यथासंभव हो हम उसको करें, और ऐप के उपलब्ध होने से ये होगा कि लगभग बिना पैसे के या मिनिमम पैसे में, मिनिमम खर्चे में दुनिया भर में हम चीज़ों को भेज सकते हैं।